अमेरिका ने कुछ ही हफ्ते पहले कुछ नए टैरिफ्स का ऐलान किया। चाइना, जो यूएस का शुरुआत से ही इकोनॉमिक राइवल रहा है, उसमें 34% टैरिफ इम्पोज कर दिया था। जब ट्रंप ने चाइना के ऊपर $1 बिलियन के टैरिफ इम्पोज किए तो बीजिंग ने भी रवैया बिल्कुल वैसा ही इख्तियार किया। लेसोथो और वियतनाम जैसे छोटे कंट्रीज पर तो 46% से लेकर 50% तक की ह्यूज ड्यूटीज लगा दी। लेकिन ट्रंप का ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जैसे मेटल सप्लाई कंट्रीज पर टैरिफ लगाना लोगों की समझ से कुछ बाहर है। टैरिफ 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 आजकल ये लफ्ज आपको हर जगह सुनने को बहुत मिलता होगा। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने चंद ममालिक पे टैरिफ आयद किए हैं। Starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. लेकिन ये टैरिफ्स है क्या और कंट्रीज की इकोनॉमीज पर ये टैरिफ कैसे असरअंदाज हो सकते हैं, ये आप जानेंगे इस वीडियो में बहुत ही आसान टर्मिनोलॉजीज और इंफॉर्मेशन के साथ। 2025 का आगाज हुआ और दुनिया के सियासी मंजर नाम पर एक बार फिर वो चेहरा नजर आया जो कंट्रोवर्शियल भी है, पावरफुल भी और अनप्रेडिक्टेबल भी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। इस बार ट्रंप सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के नारे नहीं मार रहे थे, बल्कि अपनी कमबैक स्ट्रेटजी के तहत इकोनॉमिक फ्रंट पर एक ऐसा कदम उठा चुके हैं जिसका असर यूएसए के अंदर भी महसूस हो रहा है और बाहर के मुल्कों में भी बराबर हिला रहा है। टैरिफ्स यानी इंपोर्ट ड्यूटीज को वो एक इकोनॉमिक वेपन के तौर पर यूज कर रहे हैं और 2025 के शुरू में उन्होंने एक बार फिर इस हथियार को निकाल लिया है। अमेरिका ने कुछ ही हफ्ते पहले कुछ नए टैरिफ्स का ऐलान किया, कुछ में 10%, कुछ में 70%, कुछ में 25% तक। और इन सब के दरमियान जो शॉकिंग बात आई है वो ये कि चाइना, जो यूएस का शुरुआत से ही इकोनॉमिक राइवल रहा है, उसमें 34% टैरिफ इम्पोज कर दिया था। मगर इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि लेसोथो और वियतनाम जैसे छोटे कंट्रीज पर तो 46% से लेकर 50% तक की ह्यूज ड्यूटीज लगा दी। दोस्तों, ट्रंप ने टैरिफ आयद करने वाले दिन को लिबरेशन डे इकरार दिया है और ये कहा है कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिकी मार्केट्स अब फॉरेन इंपोर्ट में आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर डिपेंड करना बंद कर दे और इस तरह सेल्फ डिपेंडेंट बनकर दूसरे ममालिक की मार्केट से बुली ना हो सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप ने आखिर ये कदम क्यों उठाया और इसका असर सिर्फ इकोनॉमी तक महदूद है या फिर ये बाकायदा सोची समझी पॉलिटिकल गेम भी हो सकती है। देखा जाए तो टैरिफ असल में एक किस्म का टैक्स होता है जो इम्पोर्टेड चीजों पर लगता है। यानी जब कोई बायर किसी फॉरेन सेलर से कोई माल खरीदता है तो उस पर एक मुकर्रर परसेंटेज के मुताबिक टैक्स अदा करना पड़ता है। अमेरिका में ये टैरिफ 328 पोर्ट ऑफ एंट्री पर कलेक्ट किए जाते हैं, जहां कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन के एजेंट्स ये काम अंजाम देते हैं। लेकिन ये टैरिफ सिस्टम किस लिए होता है? तो जवाब है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब फॉरेन चीजें सस्ती होती है तो लोकल प्रोडक्शन का मार्केट गिरने लगता है। टैरिफ्स का मकसद यही होता है कि वो इम्पोर्टेड माल महंगा हो जाए ताकि लोग अपनी कंट्री का बना हुआ सामान, यानी कि वो सामान जो लोकली प्रोड्यूस होता है, वो खरीदे। और अगर वो इम्पोर्टेड आइटम खरीदते हैं तो उस सूरत में उससे कलेक्ट हो चुका टैक्स सरकार के काम आ सके। मगर इसका दूसरा पहलू भी है, एक्सपोर्टर्स का नुकसान। ऐसे कंट्री जिनकी इकोनॉमी मेनली एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह, उन्हें टैरिफ का डायरेक्टली नुकसान हो सकता है, खासकर जब बात यूएसए जैसे बड़े मार्केट की हो जहां पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा जाता है। इन टैरिफ की वजह से न सिर्फ एक्सपोर्ट की बदौलत आती हुई अर्निंग गिरने लगती है, बल्कि मुल्की इकोनॉमी पर भी एक बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, यूएसए की $27.94 ट्रिलियन की जीडीपी है। 2024 में शाया की गई यूएस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस हर साल ऑन एवरेज अपनी जीडीपी में 2.4% की ग्रोथ देखता है। इसी तरह एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की इकोनॉमी का ट्रेड डेफिसिट इस साल फरवरी तक 12.2% था, जो कि बनता है तकरीबन $122.7 बिलियन, जबकि यही डेफिसिट जनवरी में 130 बिलियन से भी ऊपर चला गया था। आपको ये तो मालूम होगा कि ट्रेड डेफिसिट हमेशा एक कंट्री तब इंक्योर करता है जब उसकी इंपोर्ट्स उसकी एक्सपोर्ट के मुकाबले में ज्यादा हो। फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से यूएस की अपनी खुद की इकोनॉमी को अब तक $11 ट्रिलियन का टीका लग चुका है। और इसके अलावा ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी के ज़ेर साया जिन कंट्रीज को टारगेट किया गया है, उनमें से कुछ
प्रोमिनेंट नेम्स ये। चाइना पहले से ही ट्रेड वार का शिकार, अब नए इलेक्ट्रॉनिक और ऑटो पार्ट्स समेत तमाम इंपोर्ट पर 34% का नया टैरिफ आयद कर दिया गया था। ये सब कुछ ट्रंप के लिबरेशन डे के ऐलान के बाद हुआ। पाकिस्तान टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स गुड्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पर 29% तक का टैरिफ आयद किया गया, जो कि एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी के लिए एक बड़ा सेटबैक है। इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर 21% से 24% टैरिफ लागू हुआ। वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट्स पर 80% एडिशनल टैरिफ लग के अब कुल परसेंटेज 46% हो चुकी है। 46% मतलब कि जैसे ट्रंप चाह ही ना रहे हो कि वियतनामी इन्वेस्टर एटम्स को एक्सपोर्ट करने के लिए यूएस का रुख करे। बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट पर 37% टैरिफ इंपोज किया गया। मैक्सिको ऑटो पार्ट्स, स्टील और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर रीन्यू ड्यूटीज आयद की गई, जो कि 25% तक बनती है। कनाडा के एल्यूमिनियम और टिम्बर पर नए सबचार्ज लगाया गया, 25% तक का टैक्स स्लैब लगाया जा चुका है। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, जिस पर सिर्फ 10% टैरिफ लगाने का ऐलान हुआ, जो बज़ाहिर तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इसके रीजनल ट्रेड पार्टनर्स पर हैवी टैरिफ लगे होने की वजह से लॉन्ग रन में ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पे शायद कुछ मुतासिरकुन असरात मुरत्तब हो सकते हैं। जबकि कुछ कंट्रीज पे ज्यादा टैरिफ लगने के बावजूद भी उनको इस मुश्किल घड़ी से निकलने का रास्ता दिखाई दे रहा था, जैसे साउथ कोरिया। 25% टैरिफ के साथ साउथ कोरिया पूरा उम्मीद था कि वो इस टैरिफ से छुटकारा शायद जल्दी पा ले। वो यूएस के साथ इस मामले को बातचीत करके इसको निगोशिएट करके सुलझाने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रंप का ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जैसे मेटल सप्लाई कंट्रीज पर टैरिफ लगाना लोगों की समझ से कुछ बाहर है, क्योंकि मेटल किसी भी मुल्क की सबसे जरूरी इंडस्ट्रीज में आती है। ट्रंप का ये कहना है कि मेटल की सप्लाई पर टैरिफ लगाने से उनके अपने मुल्क में मेटल की प्रोडक्शन का काम वजूद में आएगा और अमेरिका में अपनी मेटल इंडस्ट्री के चलते हुए लोगों के लिए बहुत से जॉब पैदा होगा। Protecting our steel and aluminum industries is a must, and today I'm simplifying our tariffs on steel and aluminum so that everyone can understand exactly what it means. We took in a lot of money and we took in a lot of jobs. दोस्तों, दूसरी तरफ ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पे कोई नए टैरिफ आयद तो नहीं किए, लेकिन स्टिल उनकी जानिब से यूरोपियन यूनियन की स्टील और एल्युमिनियम एक्सपोर्ट्स पर भी 15 अप्रैल से 25% लेवीज आयद करने की इंडिकेशन दी गई थी, जिसपे वो यूरोपियन यूनियन में लग्जरी कार, कॉस्मेटिक और डेयरी आइटम पर नए टैक्स लगा सकते हैं। ट्रंप तो यूरोपियन यूनियन के बारे में ये भी कहते सुने गए कि यूरोपियन यूनियन तो फोर्ड ही इसलिए हुआ था ताकि वो यूएस को स्क्रू कर सके। It was formed in order to screw the United States. I mean, look, let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन पे यूरोपियन यूनियन भी डिवाइडेड है। इस फैसले को फ्रांस ने सीधा अपोज किया, जबकि जर्मनी ने अपना रिस्पॉन्स रिजर्व पे रखा। न्यू रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ये फैसला भी ले चुका था कि इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगने के बाद वो यूएस की इंपोर्ट पर भी एक्शन ले सकते हैं। ये स्टेप लेना किसी एक इंडस्ट्री तक महदूद नहीं, बल्कि ट्रंप की स्ट्रेटेजी काफी वाइड स्केल है। ट्रंप का कहना है कि ये टैरिफ बकौल उनके मशहूर स्लोगन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट से रिलेटेड है, जिसका डायरेक्टली ये मतलब बनता है कि ये हैवी लेवीज अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा जिंदा करने के लिए लगाई गई है। लेकिन दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट इस मूव को इकोनॉमिक नेशनलिज्म का नया चैप्टर कह रहे हैं, जो ग्लोबल ट्रेड को वापस 1930s के टैरिफ वार और इसके नतीजे में ग्रेट डिप्रेशन जैसी हालत में ले जा सकते हैं। ऐसे में यूएस के इन फैसलों को सबसे पहले और सबसे तेजी से रिस्पोर्ट करने वाला मुल्क है कनाडा। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने फौरन ही ट्रंप के फैसले का जवाब देते हुए कहा, हम अमेरिका के इकोनॉमिक अग्रेशन का मुकाबला इकोनॉमिक रेजिस्टेंस से करेंगे। कनाडा ने भी कुछ यूएस प्रोडक्ट्स पर कोटेड टैरिफ अनाउंस किए हैं, जिसमें प्रोसेस्ड फूड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स शामिल है। कनाडा का रिस्पॉन्स था कि हमारी सॉवरेनिटी किसी के टैरिफ्स के नीचे नहीं बिकती। याद रहे कि ट्रंप ने इस सबसे पहले भी कनाडा पर हैवी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ये एक नया फेज है जहां ट्रेडिशनल अलाइज भी अमेरिका के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, और ये टेंशन सिर्फ डिप्लोमेसी तक महदूद नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट्स भी इससे हिली हुई है। दोस्तों, कनाडा के अलावा चाइना भी मैदान में कूद पड़ा है और यूएस को जवाब देने की नीयत करके इस सेक्शन का रिएक्शन देने के लिए आ गया है। जब ट्रंप ने चाइना के ऊपर $1 बिलियन के टैरिफ इंपोज किए तो बीजिंग ने भी रवैया बिल्कुल वैसा ही इख्तियार किया। अगर तुम टैक्स लगाओगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। बीजिंग ने 10 अप्रैल से शुरू होने वाले अमेरिकन इंपोर्ट्स पर भी जवाब में 34% के एडिशनल टैरिफ का ऐलान कर दिया था। ये फैसला उनकी अमेरिकन प्रोडक्ट्स को टारगेट करता है जो पहले से ही चाइनीज मार्केट में
सिग्निफिकेंट हिस्सा रखती है, बल्कि अब वो अपने रेयर अर्थ मिनरल किसी भी मुल्क को सप्लाई नहीं करेंगे। ये मिनरल्स मेडिकल फील्ड, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं। चाइना ने 27 अमेरिकन कंपनीज को मुकम्मल तौर पर ब्लैकलिस्ट कर दिया है और WTO में भी यूएस के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है। ये सब कुछ एक नए ट्रेड वार की खबर ला रहा है, जिसका असर सिर्फ अमेरिका और चाइना तक महदूद नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी तक जाएगा। चाइना ने पहले भी कई दफा रिटेलिटरी टैरिफ इंपोज किए, खासकर अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, सोयाबीन, कार्स और एनर्जी एक्सपोर्ट्स पर। व्यूअर्स, 2018 से 2020 के दरमियान चाइना ने तकरीबन $110 बिलियन के अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाए। ये वो दौर था जब यूएस चाइना ट्रेड वार अपनी शिद्दत पर थी। इसका सबसे बड़ा असर यूएस फार्मर्स पर हुआ, खासकर वो जो सोयाबीन और कॉर्न ग्रो करते हैं, जिनकी एक्सपोर्ट्स चाइना जाया करती थी। लेकिन टैरिफ के बाद चाइना से यील्ड के ऑर्डर मिलना ड्रेस्टिकली कम हो गए। बीजिंग का कहना था कि यूएस ने चाइना पर 100 कार रेसिप्रोकल टैरिफ लगा के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन की धज्जियां उड़ाई है। वो ये भी कहना है कि टैरिफ वार की जंग में कोई नहीं जीतेगा। उन्होंने ये भी कहा कि चाइना चुप करके नहीं बैठेगा और यूएस के इन फैसलों को आखिर तक उन्हीं की जुबान में जवाब देगा। यानी जैसे वो कहना चाह रहे हो, तुम शेर तो हम सवा शेर। चाइना ने सिर्फ टैरिफ ही नहीं लगाए बल्कि WTO में भी कंप्लेंट फाइल की और अपने ट्रेड पॉलिसीज को डिवर्सिफाई करना शुरू किया, यानी यूएसए पर कम डिपेंड रहना और एशिया, अफ्रीका और यूरोप की मार्केट्स में अल्टरनेटिव तलाश करने का काम शुरू कर दिया है। ट्रम्प के अग्रेसिव ट्रेड मेजर्स ने चाइना को डी अमेरिकनाइज करने पर मजबूर कर दिया और दुनिया भर में नए इकोनॉमिक अलायंसेस बनने शुरू हो गए। ऐसे में यूएस सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है कि हम तमाम मुल्कों को कहना चाहते हैं कि रिलैक्स करो, सांस लो और रिटेलिटरी टैरिफ लगाने में इतनी जल्दी ना करो, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आगे क्या पॉसिबल हो सकता है और आपके ऐसे रिएक्शन से चीजें एस्केलेशन में जा सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये ट्रेड टेंशन मजीद बढ़ गई तो इंटरनेशनल मार्केट्स और सप्लाई चेन दोनों को नुकसान हो सकता है। मैक्सिको ने भी मार्च में काउंटर टैरिफ लगाने का सोचा, जो कि फौरन ही थोड़े दिन बाद यूएस के साथ डील करके सुलझाने के फैसले में बदल दिया गया। अब जाहिर है यूएस और चाइना दोनों ही बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर्स है और ये नया इकोनॉमिक बैटलफील्ड सिर्फ ट्रेड वार तक महदूद नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल टेंशन को भी बढ़ावा दे रहा है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर है कि ये दोनों सुपर पावर कैसे अपने इख्तिलाफात को कम करती है, इवन तब जब कनाडा भी यूएस के फैसलों के काफी हद तक खिलाफ हो चुका है। फ्रेड्स बहुत से इकोनॉमिस्ट ऑलरेडी ट्रम्प के इस फैसले को अच्छा खासा नापसंद करते हैं। दोस्तों, ये टैरिफ वगैरह, ये ट्रेड वार और दूसरे मुमालिक की ट्रेड सॉवरेनिटी को चैलेंज करना भी ट्रम्प के लिए कुछ नया नहीं है। अगर हम वक्त में थोड़ा पीछे जाकर देखें तो 2018 में ट्रम्प ने चाइना के साथ इकोनॉमिक वार शुरू की थी, जहां उन्होंने $250 बिलियन के चाइनीज प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा दिए थे। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टील और एल्युमिनियम के सेक्टर सबसे पहले टारगेट बने। इवन यूएस के एलाइज, यूएस के यार दोस्त जैसे कनाडा, यूएस और जापान भी उस ट्रेड लिस्ट में आ गए थे। उस वक्त भी ट्रम्प का नारा था अमेरिका फर्स्ट। इसका नतीजा ये निकला कि दुनिया भर में ट्रेड डिस्ट्रप्शन हुआ, ग्लोबल सप्लाई चेन इफेक्ट हुई, इंडस्ट्रीज में रिसेशन जैसा माहौल बन गया। लेकिन ट्रम्प का कहना था टैरिफ्स लाजमी है ताकि अमेरिका की फैक्ट्रीज फिर से चले। लेकिन क्या सच में वो यही चाहता है या इसके पीछे कोई और छुपी हुई बातें हैं? ट्रम्प कहते हैं कि हमें तमाम दूसरे मुल्क जो ऑलरेडी अमेरिकन गुड्स पे टैरिफ लगा चुके हैं उनके साथ फेयर ट्रेड चाहिए। टैरिफ का मतलब आप जिंदगी में क्या होता है? महंगाई, शॉर्टेज और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। ट्रम्प के नए टैरिफ के खिलाफ अमेरिका के अंदर से भी आवाजें उठ रही है। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, मिशिगन और टेक्सास में बिजनेस कम्युनिटीज, इंपोर्टर्स और लेबर यूनियन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्टर्स का मानना है कि ट्रम्प सिर्फ अमीरों को खिला रहा है और सिर्फ एलिट्स ही उनकी पॉलिसी से फायदा उठा रहे हैं। रिटेलर्स के लिए ये एक नाइटमेयर है। वॉलमार्ट जैसे बड़े ब्रांड भी सप्लाई चेन इशू और प्राइस हाइक की वजह से ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी पर तनकीद कर रहे हैं। कैलिफोर्निया में एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स ने भी प्रोटेस्ट किया। क्यों? क्योंकि रिटेलिटरी टैरिफ जो दूसरे मुल्क यूएस की प्रोडक्ट्स पर लगा रहे हैं उसका नुकसान उन्हें भी हो रहा है। यूएस की मेजर मजदूर तंजीमें ये कह रही है कि ये सारी पॉलिसी बस अमीरों के लिए है, मगर इसका बटन वर्किंग क्लास उठाएगी। अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक करें तो 2021 से 2024 तक जो बाइडेन ने ट्रम्प की कई टैरिफ पॉलिसीज को रिवर्स कर दिया। बाइडेन ने चाइना के साथ ट्रेड वार करने या उसे बढ़ाने की बजाय निगोशिएशन को प्रेफर किया और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेशन का रुख इख्तियार किया। लेकिन इसके बारे में ट्रम्प का कहना है कि बाइडेन ने अमेरिका को कमजोर किया, मैं दोबारा कंट्रोल लेने आया हूँ और ये सब बेहतर करने आया। यानी ये सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉलिसी ही नहीं बल्कि 2025 की इलेक्शन कैंपेन
कैंपेन का हिस्सा भी है। ट्रंप अपने वोटर्स को फिर से ये बताना चाहते हैं कि वो अमेरिका को फिर से सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं, इवन अगर उनको ग्लोबल टेंशन को भी दावत देना पड़े। ये सब देखकर कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रंप ने कुछ नया किया हो, लेकिन असल में टैरिफ अमेरिका की इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी का बहुत पुराना हिस्सा है। 1790s में अमेरिका ने ब्रिटिश इंपोर्ट पर टैरिफ लगाए अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए। स्मूथ हावले टैरिफ एक्ट 1930, ये वो टैरिफ थे जिसकी वजह से अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन को और बढ़ावा मिला। 1990 से 2000 तक के अरसे में जब ग्लोबलाइजेशन का दौर नया आया था, टैरिफ कम हुए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बढ़ गए। लेकिन फिर 2017 के बाद फॉरेन इंपोर्ट पर बहुत सारे टैरिफ लगा के जैसे ट्रंप ने ये ट्रेंड उल्टा ही कर दिया हो। ऐसा लगता है कि वो ट्रेड को भी एक बैटलफील्ड समझते हैं जहां हर मुल्क को अपना अपना फायदा चाहिए। दोस्ती सिर्फ म्यूचुअल बेनिफिट तक ही महदूद रहनी चाहिए। अगर हम उन मुल्कों की बात करें जो डायरेक्टली इस टैरिफ की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं तो उनकी हालत और भी ज्यादा नाजुक है। पाकिस्तान, यूएसए की जानिब से लगाए गए पाकिस्तान पर 29% टैरिफ का मतलब है कि सियालकोट और फैसलाबाद की स्पोर्ट्स, खासकर स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल आइटम और टेक्सटाइल, जिसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट्स अब मार्केट में कम्पिटिटिव नहीं रहेगी। बांग्लादेश, रेडीमेड गारमेंट्स पर 90% का सब चार्ज, यानी कि एक मुल्क जहां की टेक्सटाइल इकोनॉमी ही उसकी बैकबोन है, अब अमेरिका मार्केट में साइडलाइन कर दी जाएगी। इंडिया, आईटी की वजह से जाने जाते हुए और वाफिर मकदार में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने वाले इस मुल्क पर 21% से 24% तक के नए टैरिफ आयद किए गए, जिनका असर सिलिकॉन वैली के इंडियन ऑरिजिन बिजनेस तक भी पहुंच रहा था। वहां के डेवलपर और हेल्थ केयर एक्सपोर्टर भी ट्रंप के इस फैसले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वियतनाम, जो चाइना के अल्टरनेटिव सप्लायर के तौर पर उभर रहा है, उसके फैब्रिक, इलेक्ट्रॉनिक और चिप एक्सपोर्ट्स पर 46% टैक्स अब एक नया चैलेंज बन चुका है। ये सब डेवलपिंग इकोनॉमीज अब अल्टरनेटिव मार्केट की तलाश में लग चुकी है। यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की तरफ देखा जा रहा है, लेकिन अमेरिका जैसी बड़ी कंज्यूमर मार्केट का लॉस इतनी आसानी से कंपनसेट होना जरा मुश्किल दिखाई दे रहा है। ट्रंप के नए टैरिफ ने सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फिगर को ही नहीं हिलाया, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का बैलेंस डिस्टर्ब कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिसेंट रिपोर्ट में कहा है, अगर यूएस के टैरिफ ट्रेंड बरकरार रहा तो अगले 18 महीनों में ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम में 3 से 4% की कमी देखी जा सकती है, जो कि प्री पेंडेमिक से पहले यानी 2020 से पहले की इकोनॉमी से भी कम है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फ्लाइट और शिपिंग रेट जो ऑलरेडी काफी ज्यादा हो गए हैं और भी बढ़ जाएंगे। करेंसी एक्सचेंज मार्केट्स में और भी ज्यादा वोलेटिलिटी आएगी। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फॉरेन रिजर्व मेंटेन करना मजीद मुश्किल होता जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस, स्पेशली सप्लाई चेन डिपेंडेंट कंपनी भी ज्यादा रिस्क में आ जाएगी। IMF की चीफ क्रिस्टलिना इस बारे में बात करते हुए कहती है कि ट्रंप के इस अग्रेसिव टैरिफ मूव की वजह से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आती दिख रही है। IMF एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन टैरिफ से सप्लाई चेन डिसेंट्रलाइज्ड और दूसरे कंट्री के ब्लॉक जैसे ब्रिक्स और एशिया ज्यादा कोऑर्डिनेटेड और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अब सवाल ये है कि इस सब के चलते ट्रंप के अपने वोटर क्या कहते हैं। अजीब बात यह है कि इस सब के बावजूद भी काफी वक्त तक वर्किंग क्लास अमेरिकन का एक हिस्सा डोनाल्ड ट्रंप के साथ था, जिनकी ज्यादातर तादाद वहां से है जो यूएस के कम डेवलप्ड स्टेट या जिसे हम कंट्री साइड के नाम से भी जानते हैं वहां से थी। इनमें शुमार होता है रस्ट बेल्ट स्टेट जैसे ओहियो, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया का, जिनके लोग कहते हैं कम से कम ये बंदा बोलता है जो करना है और करता है जो बोलता है। उनका जवाब था कि चाइना को जवाब देना लाजमी है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को वापस लाना चाहिए, और अगर कुछ टाइम के लिए महंगाई बर्दाश्त करनी पड़े तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है बॉस। अर्बन अमेरिकन, स्पेशली यूथ और स्मॉल बिजनेस ओनर इस पॉलिसी को तो ऑलरेडी खूब खुलकर अपोज कर रहे थे, लेकिन जब मिशन की अपनी इकोनॉमी गिरने लगी तो ट्रंप के असली सपोर्टर, जिन्हें हम मेगा सपोर्टर के नाम से जानते हैं, उनका बयानिया 180 डिग्री बदल गया। पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे थे कि 2029 इलेक्शन का मेजर इशू टैरिफ हो गए। ये अमेरिका के अंदर इस डिवाइड को और भी ज्यादा गहरा कर देंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट कोलैप्स कर सकते हैं, WTO का रेलेवेंस खत्म हो सकता है, बर्थर स्टाइल ट्रेड और रीजनल करेंसी ट्रेड बढ़ सकती है और अमेरिका इकोनॉमी शॉर्ट टर्म ग्रो करेगी लेकिन लॉन्ग टर्म में आइसोलेटेड हो जाएगी। अमेरिका के खुद के इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि प्रोटेक्शनलिज्म का हमेशा बूस्ट तो होता है
लेकिन इवेंचुअली वो इनोवेशन को मार देता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, वियतनाम, बांग्लादेश अगर डिवर्सिफिकेशन और रीजनल कॉर्पोरेशन पर काम करे तो इस सिचुएशन का कुछ फायदा भी उठा सकते हैं। वैसे इस बदनसीबी में कुछ सिल्वर लाइनिंग भी छुपी हुई है। देखो, जब अमेरिकन मार्केट क्रैश होने लगी तो कमोडिटीज जैसे ऑयल और कोयल की प्राइसेस भी साथ ही नीचे आने लगी। जब मार्केट्स गिरी तो फ्यूल 12 से $10 पर लीटर तक पहुंच गई थी। इसी तरह ये इम्पैक्ट भी सिर्फ इंडिविजुअली एक कंट्री यानी यूएसए को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फायदा पहुंचाने में मददगार साबित हो सकता था। हाल ही में जब दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स यूएस के नए टैरिफ और चाइना के जवाब में लगाए गए रिटेलिटरी मेजर की वजह से गिरावट का शिकार हुई, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक्सचेंज ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया था। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट KSE 100 इंडेक्स ने 12,000 पॉइंट का एक इंतहाई अहम और काफी बड़ा मरहला पार कर लिया था, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म का सबूत कहलाया जा सकता था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इस बुलिश ट्रेंड की एक सबसे बड़ी वजह इकोनॉमिकल क्रंच के दिनों में पाकिस्तानी हुकूमत का इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक पावर टैरिफ में कमी का फैसला था। इस पॉलिसी का मकसद इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना था। यानी जब ग्लोबल मार्केट यूएस की ट्रेड वार टेंशन की वजह से डिक्लाइन का सामना कर रही थी तो पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट अपनी मिसाल आप था। लेकिन दोस्तों, स्टिल इस सब के बावजूद ग्लोबल फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी का असर सूनर और लेटर होकर ही रहता है। बेहतरीन परफॉर्म करने के बाद BSX एकदम से फिर से प्लम्बिंग की जानब गिरने लगा। KSE 100 इंडेक्स शानदार परफॉर्मेंस के बाद 3 दिन के अंदर 6,287 पॉइंट तक पहुंच के गिरा, जो कि कारोबारी हल्के में इंतहाई बुरी खबर तस्वर की जाती है। इस खबर के साथ मार्केट के गिरते ही एक दिन तक 1 घंटे के लिए तमाम कारोबार रोक दिया गया। लेकिन व्यूवर्स, मजे की बात तो अब हम आपको बताते हैं कि 10 अप्रैल की सुबह जब पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा था, उसी वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने खुद के सोशल मीडिया सर्विस ट्रूथ सोशल पे ये एक ट्वीट किया, इट्स अ ग्रेट टाइम टू बाय, और ट्वीट के एंड पे लिखा DGT। दोस्तों, DGT से ट्रंप का इशारा उनकी मीडिया इनकॉर्पोरेशन ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप या TMTG में इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करवाने की टिप की तरफ भी हो सकता है, जो ट्रंप सोशल मीडिया को भी ऑन करता है, क्योंकि DGT के स्टॉक इस ऐलान के बाद पहले ही दिन हैरत अंगेज तौर पर 7.01% तक ऊपर जा चुके थे। फिर कुछ घंटों बाद ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट और भी कर दी, जिसमें उन्होंने कहा सब कंट्रीज के लिए टैरिफ 90 डेज के लिए पॉज किए जाते हैं सिवाय चाइना के। चाइना के लिए उन्होंने मजीद 145% टैरिफ लगाने का फैसला किया, और वो भी फौरन इफेक्ट के साथ। खैर, इसके ऊपर चाइना भी यूएस पर 125% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा चुका है और कंट्री में हॉलीवुड की फिल्म लगाने की अलाउंस को भी रिड्यूस कर चुका है। इसके अलावा जब ट्रंप के चाइना के हैवी टैरिफ के जवाब में हैवी टैरिफ ही लगा तो यूएस ने चाइना की इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो मशीनरी में इस्तेमाल होते हैं, वो प्रोडक्ट्स जिनमें स्मार्टफोन जैसे आईफोन वगैरह शामिल है, क्योंकि दोस्तों आईफोन असेंबल होते ही चाइना में है। मगर ये फैसला सिर्फ इन्हीं चीजों तक महदूद रहेगा और बाकी की तमाम इंपोर्ट पे टैरिफ बरकरार रहेगा। ट्रंप से टैरिफ पॉज की वजह पूछने पे उन्होंने मीडिया को कहा कि उन्होंने वापसी का फैसला इसलिए किया कि लोग डरे हुए हैं, और इस अनाउंसमेंट के सिर्फ 16 मिनट के बाद यूएस की स्टॉक मार्केट में 4 ट्रिलियन USD का इजाफा हो गया। भाई 4 ट्रिलियन। मिसाल के तौर पर डॉ जोन्स 6.5% ऊपर चला गया, S&P 500 7.8% ऊपर, और नैस्डैक ने तो पूरा 9.6% तक का जंप मार दिया। ये वही सारे स्टॉक एक्सचेंज थे जो ट्रंप टैरिफ के ऐलान के बाद शदीद गिरावट का शिकार थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट खुद ही चीख के सारे इन्वेस्टर को कह रही हो कि अगर ट्रंप ने शेयर बाय करने का कहा है तो खरीद ही लो। ट्रंप के टैरिफ रिवर्स के बाद जहां और इकोनॉमीज ऑलरेडी बात करने के लिए तैयार बैठी थी, अब जरा रिलैक्स ही हो गई है। वही यूरोपीय यूनियन जो ट्रंप के टैरिफ इम्पोजिशन के ऊपर कोटे टैरिफ लगाने को तैयार बैठा था, अब अपना फैसला होल्ड करके बैठ गया है। The European Union says it's suspending planned tariffs on the US. That's after President Trump said he'd pause additional American tariffs which came into force yesterday. और इस वक्त के इंतजार में है कि जब ट्रंप की तरफ से कोई भी एस्केलेशन हो तो वो फौरन ही उसके मुताबिक उसे डील कर सके। एक वक्त था जब अमेरिका ट्रेड का चैंपियन था, फ्री मार्केट्स का एडवोकेट था और ग्लोबल कॉर्पोरेशन का लीडर था। आज वही अमेरिका टैरिफ के जरिए दुनिया को डिक्टेट कर रहा है और उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये नए दौर का इकोनॉमिक लीडरशिप है या ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जर्नी है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या बार बार ऐसे स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की वजह से अमेरिका फिर से ग्रेट बन रहा है या सिर्फ आइसोलेटेड हो
रहा है। टैरिफ सिर्फ डिजिट्स नहीं होते, ये पॉलिसी होती है और अपनी पावर दिखाने का जरिया भी होती है। फिलहाल तो ट्रम्प 90 डेज का रिलीफ दे चुके हैं, जिनका सबसे ज्यादा फायदा तरक्की करती हुई कौमों को मिलेगा। उसके बाद ही देखा जाएगा कि क्या ये टैरिफ दोबारा इससे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ लागू किए जाएंगे या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नरमी बढ़ती जाएगी। इस सब के बावजूद इस पूरे सिनेरियो में एक अहम सबक जो तमाम डेवलपिंग नेशन को सीखना चाहिए वो ये कि इन डेवलपिंग कंट्रीज को चाहिए कि वो भी अपनी पॉलिसीज को सेल्फ रिलायंट और रिफॉर्म ओरिएंटेड बनाए। और जैसा कि पहले कहा गया है कि अगर ऐसे ममालिक डिवर्सिफिकेशन और रीजनल कॉर्पोरेशन पर काम करे तो इस सिचुएशन का कुछ फायदा भी उठा सकते हैं, ताकि वो सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी के इफेक्ट से इस हद तक रिएक्ट ना करे कि टूट ही जाए, बल्कि प्रोएक्टिव बनकर अपनी ग्रोथ का खुद तय करे। आपके ख्याल में अगर ये टैरिफ दोबारा लगाए जाते हैं तो डेवलपिंग नेशन और कौन से ऐसे एक्शन ले सकती है जिसकी वजह से वो इस इफेक्ट को कम कर सके? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करें और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।